राजनीति के इस दौर में जब लोकसभा का चुनाव दिन पर दिन उसके दिन कम होते जा रहे हैं और लोग लगातार इस बात को सोच रहे हैं कि आखिर पक्ष का नेता यानी सत्ता पक्ष का नेता तो एक तरफ स्थिर है जिसे हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से जानते हैं, पर विपक्ष किसे अपने प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर आगे करेगा। खैर, लोग तरह तरह की बातें करते हैं, नए नए चेहरों की बातें करते हैं। कोई मल्लिकार्जुन खड़गे को बताता है तो कोई नीतीश कुमार को। पर पिछले दिनों एक दिग्गज भाजपाई नेता और कानून के बहुत ही अच्छे जानकार जिन्हें हम सुब्रमण्यम स्वामी के नाम से जानते हैं, जब उन्होंने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की और उसके बाद यह खुलासा किया कि मैं विपक्ष के प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में अगर किसी को देखता हूं तो वह केवल और केवल ममता बनर्जी ही है। आखिर क्या वो खूबी थी जिसे सुब्रमण्यम स्वामी ने ममता बनर्जी के अंदर देखा और उन्हें अपने ही प्रधानमंत्री, अपने ही पार्टी के प्रधानमंत्री के विरुद्ध चुनाव लड़ने की सलाह दे डाली। आखिर वो क्या कारण थे जो अपनी पार्टी के एजेंडे से, अपने पार्टी की राजनीतिक विचारधारा से अलग होकर के सुब्रमण्यम स्वामी ने ममता बनर्जी के अंदर वो खूबी देख ली। ये सारी बातें जानने के लिए आपको हमारा ये रिपोर्ट देखना पड़ेगा, जिससे आप समझ जाएंगे कि आखिर क्या वो राज है जिसने साल 2024 के प्रधानमंत्री के चेहरे के विपरीत एक चेहरा प्रस्तुत करने के लिए ममता बनर्जी को खड़ा करना उचित समझा। बात करने वाले हैं आज ममता बनर्जी के राजनीतिक जीवन की और कैसे एक संघर्षशील महिला ने संघर्ष के बाद संघर्ष करते हुए अपने आप को एक ऐसे प्रतिष्ठित रूप में व्यक्त किया जिसे आज प्रधानमंत्री के अगले विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। ध्यान से देखिए हमारी ये रिपोर्ट, जिसको हमने काफी मेहनत से आपके लिए बनाई हुई है। इन दिनों एक वरिष्ठ नेता और एक दिग्गज हस्ती ने देश की एक महिला नेता के बारे में कुछ ऐसा बयान दिया जिससे कि पूरे देश में सनसनी फैल गई। वो बयान कोई विवादित बयान नहीं था, ना ही कोई आलोचना थी। वो दरअसल एक थी तारीफ, और इस तारीफ ने देश की सियासत को हिलाकर रख दिया। जी, हम बात कर रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी के बयान की, जिन्होंने ममता बनर्जी को देश का अगला प्रधानमंत्री होना चाहिए ऐसा बयान दिया था और साथ ही कहा था कि उनमें हिम्मत है। आप देखिए कि उन्होंने कम्युनिस्टों से कैसी लड़ाई की। बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने यह बात तब कही थी जब टीएमसी चीफ ममता बनर्जी को बारे में उन्होंने मुलाकात की थी और उसके बाद कहा कि उन्हें ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता है। देश में ऐसे विपक्ष की ज़रूरत है जिसको ब्लैकमेल ना किया जा सके। उन्होंने इस बात को फिक्की के कोलकाता में हो रहे सेशन के दौरान कही थी। बता दें कि आज हम बात करने वाले हैं उसी महिला नेत्री की जिन्हें पूरा देश दीदी के नाम से जानता है, और उन्होंने कई बार यह स्पष्ट भी किया है कि आखिर उन्हें क्यों दीदी कहते हैं। जी, हम बात कर रहे हैं बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की, जिनका नाम एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार आया और हर बार उनका नाम अपनी जुझारू प्रकृति के लिए और अपने जुझारू कामों के लिए जाना गया। बात जब ममता बनर्जी को होती है तो विवादों का नाम उनसे खुद ब खुद जुड़ जाता है। फिर वो विवाद कई तरह के होते हैं, जिसमें 1998 में महिला बिल का विरोध कर रहे सांसद को कॉलर पकड़कर घसीटने का मामला हो, या फिर साल 2012 में लड़कियों के ऊपर कसी गई उस फब्ती की हो जब वो कहती हैं कि पहले लड़कियां और लड़कों के साथ हाथ पकड़कर घूमते हुए परिवार वालों से लजा जाती थी। इसके अलावा कई और भी बातें हैं जब साल 2016 में दुर्गा पूजा और मुहर्रम के दौरान आपत्ति जताते हुए बंगाल के दुर्गा पूजा पर बैन लगा दिया गया था। इसके साथ ही राम धनु शब्द, जो कि बंगाली किताबों के अंदर बहुत प्राचीन समय से ही मौजूद थी, उसे बदल करके रंग धनु यानी कि इंद्रधनुष कर देना, रंगों का धनुष कर देना, ये सारी बातें शामिल हैं। और इसके साथ शामिल ये भी है कि कैसे एक राजनीतिक शख्सियत, एक गरीब परिवार में जन्मे व्यक्ति और एक क्रांतिकारी की बेटी ने आगे चढ़कर सत्ता से और वामपंथी विचारधारा से लड़ करके अपने आप को साबित कर दिया कि सच में वह राजनेत्री ही नहीं बल्कि एक योद्धा भी है। ममता बनर्जी की अगर कहानी को जानना है तो फिर बात शुरू से शुरू करनी पड़ती है, क्योंकि ममता बनर्जी का जन्म कोलकाता के गायत्री एवं प्रमलेश्वर बनर्जी के यहाँ पर हुआ था, जिन्हें गायत्री एवं प्रमलेश्वर बंदोपाध्याय भी कहते हैं।
उनके पिता की मौत बहुत ही उस समय हो गई थी जब उनकी उम्र मात्र 17 साल की थी। ममता बनर्जी अपने 6 भाइयों में इकलौती बहन थीं और ममता बनर्जी को दीदी के नाम से भी जानते हैं। वह पश्चिम बंगाल की पहली ऐसी महिला मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने बसंती देवी कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की थी और जोगेश्वर चंद्र चौधरी लॉ कॉलेज से कानून की डिग्री प्राप्त की। बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री होने के अलावा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और एक राजनेता होने के अलावा भी ममता बनर्जी एक कुशल चित्रकार भी हैं और ये चित्रकारी उनकी कुछ इस तरह से है कि कुछ सालों पहले उन्हें उनके चित्रकारिता के लिए उनके चित्रकारी की कीमत लगभग $3000 में बिकी थी। ममता बनर्जी राजनीति में तब शामिल हो गईं जब वह केवल 15 साल की थी। योगमाया देवी कॉलेज से पढ़ने के बाद उन्होंने कांग्रेस में पार्टी में छात्र शाखा परिषद यूनियंस की स्थापना की और जिसने समाजवादी एकता केंद्र से जुड़े हुए अखिल भारतीय लोकतांत्रिक छात्र संघ को हरा दिया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो कि पश्चिम बंगाल में आई थी और पार्टी में भीतर से एक अन्य राजनीतिक संगठन के पदों पर वे काबिज रही थी। दिसंबर 1992 में ममता ने एक शारीरिक रूप से विकलांग लड़की जिसका नाम फेलानी बसाका था उसे कथित रूप से जिसे CPIM के कार्यकर्ताओं के द्वारा बलात्कार किया गया था उसे राइटर्स बिल्डिंग में मुख्यमंत्री ज्योति बसु के पास ले जाती हैं, लेकिन पुलिस ने उस पीड़ित को गिरफ्तार करने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया था और उनके बाद उसकी उत्पीड़न भी किया गया था। वह हिरासत में ले ली गई और तब जाकर ममता बनर्जी ने संकल्प लिया था कि वह तभी उस बिल्डिंग में दोबारा प्रवेश करेंगी जब वह प्रदेश की मुख्यमंत्री बन जाती हैं और आखिरकार हुआ भी ऐसा। कुछ सालों के बाद ही वे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बन गईं और तब जाकर उन्होंने उस बिल्डिंग के ममता बनर्जी का जिंदगी का एक और रोचक किस्सा यह भी है कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में राज्य युवा कांग्रेस ने 21 जुलाई 1993 को राज्य की कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ कोलकाता के राइटर्स बिल्डिंग तक एक विरोध मार्च का आयोजन किया था। उनकी मांग थी कि CPM की साइंटिफिक धांधली को रोकने के लिए वोटर ID कार्ड को एकमात्र आवश्यक दस्तावेज बनाया जाए। इसके विरोध के दौरान पुलिस ने 13 लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी थी और कई लोग घायल हो गए थे। इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने कहा था कि पुलिस ने अच्छा काम किया है। 2014 की जांच के दौरान उड़ीसा के उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुशांत चटर्जी ने पुलिस की प्रतिक्रिया को अकारण और असंवैधानिक बताया था। तब जाकर इस बात को सराहा गया था कि आखिरकार ममता बनर्जी ने किस परिस्थितियों में संघर्ष किया था। न्यायमूर्ति चटर्जी ने कहा था कि आयोग इस नतीजे पर पहुंचा है कि यह मामला जलियांवाले बाग से भी ज़्यादा बदतर है और यह सच में लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली घटना थी। ममता बनर्जी के पिता कोमलेश्वर बनर्जी एक स्वतंत्रता सेनानी थे। साल 1952 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद की जब आम चुनाव हुए तो उसमें वे पार्टी की तरफ से यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ना चाहते थे, पर उन्हें टिकट नहीं दिया गया तो आखिरकार उन्होंने जनता दल को ज्वाइन कर लिया। बता दें कि ममता बनर्जी के जीवन में ऐसी कई सारी परिस्थितियां रहीं जब उन्हें बहुत ही कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। मात्र 17 साल की उम्र में ममता बनर्जी के सर से पिता का साया छूट गया और आखिरकार वे अकेले ही अपनी ज़िंदगी के संघर्षों को आगे जारी रखती गईं। 1997 में तत्कालीन पश्चिम बंगाल के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सोमेंद्र नाथ मित्रा के साथ राजनीतिक विचारों में अंतर के कारण ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और सर्वभारतीय तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की। यह जल्द ही राज्य में लंबे समय से शासन कर रही कम्युनिस्ट सरकार का सबसे प्रमुख विपक्षी दल बन गया और उसके बाद शुरू हुई अदावत और जंग की एक ऐसी कहानी जिसके कारण ममता बनर्जी एक छोटी मोटी नेता से एक ऐसी नेता बन गई जिन्होंने अपने वजूद पर और अपने अस्तित्व पर एक विशाल पार्टी की संरचना बना दी। 20 अक्टूबर 2006 को ममता ने पश्चिम बंगाल में बुद्धदेव भट्टाचार्य सरकार की औद्योगिक विकास नीति के नाम पर जबरन भूमि की गई अधिग्रहण और स्थानीय किसानों के खिलाफ किए गए अत्याचारों का विरोध किया।
जब इंडोनेशिया के स्थित सलीम समूह के मालिक बेनी संतोषो ने पश्चिम बंगाल में एक बड़े बिजनेस का वादा किया था और निवेश करने की इच्छा जताई थी, तो सरकार ने उन्हें एक कारखाना स्थापित करने के लिए हावड़ा में एक खेती की जमीन दे दी थी। इसके बाद राज्य के विरोध में प्रदर्शन तेज हो गया और भारी बारिश के बीच संतोषो के आगमन के विरोध में ममता अपने समर्थकों के साथ ताज होटल के सामने अड़ गई, जहां संतोषो पहुंचे थे, जिसे पुलिस ने बंद करा दिया था और पुलिस ने उन्हें हटाया। तो उसके बाद संतोषो के काफिले का पीछा किया गया, सरकार की एक योजनाबद्ध तरीके से विरोध किया गया और आखिरकार काला झंडा दिखाने के बाद कार्यक्रम से बचने के लिए संतोषो को 3 घंटे से पहले तक ही रोक दिया गया था और आखिरकार उन्हें जैसे तैसे वहां से हटाया गया। बतौर मुख्यमंत्री रहते हुए भी ममता बनर्जी की जिंदगी में कई बार ऐसी परिस्थितियां आई जहां उन्हें गलत साबित होना पड़ा, और ऐसी ही परिस्थितियों के बारे में अगर बात करते हैं तो नवंबर 2006 में ममता के सिंगूर में टाटा नैनो परियोजना के खिलाफ एक रैली में शामिल होने से पुलिस ने जबरन रोक दिया था। ममता पश्चिम बंगाल में विधानसभा में उपस्थित हुई और इसका विरोध किया। उन्होंने विधानसभा में ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और 12 घंटों में बंगाल बंद की घोषणा की। तृणमूल कांग्रेस के विधायकों ने जब विधानसभा में तोड़फोड़ की और सड़कों को जाम कर दिया, फिर 14 दिसंबर 2006 को बड़े पैमाने पर हड़ताल का आह्वान किया गया। इस दौरान तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो विरोध किया गया था, उसमें ममता बनर्जी के ऊपर काफ़ी आलोचनाएं हुई और उन्हें एक ऐसे पार्टी का नेता बताया गया जो कि सच में निरंकुश होती है। सरकार के द्वारा खेती की जमीन के जबरन हड़प कर ले जाने के मामले में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसके बाद 4 दिसंबर को कोलकाता में 26 दिनों की ऐतिहासिक भूख हड़ताल शुरू हुई। उसके बाद उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता जाहिर की वह उस समय के राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने। इस मुद्दे को सुलझाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बात की और कलाम जी ने जीवन अनमोल है ऐसा कहते हुए ममता से अपना अनशन खत्म करने की अपील की। मनमोहन सिंह का एक पत्र पश्चिम बंगाल के तत्कालीन राज्यपाल गोपाल कृष्ण गांधी को फैक्स किया गया था और इसे तुरंत ममता बनर्जी को सौंपा गया। पत्र मिलने के बाद ममता ने आखिरकार 21 दिसंबर को आधी रात को अपना अनशन तोड़ दिया और उसके बाद से फिर उन्होंने कई बार इस तरह के आंदोलनों में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहले उन्होंने सिंगूर के किसानों को 400 एकड़ जमीन लौटा दी और ऐसा करके वे एक सफल और सबसे प्रतिष्ठित साथ ही ईमानदार मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने अपनी छवि बनाई। इस बात को ममता बनर्जी की जीत ही मानी गई जब 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा की कि सिंगूर में टाटा मोटर्स प्लांट के लिए पश्चिम बंगाल की वाम मोर्चा सरकार द्वारा 117 एकड़ भूमि का अधिग्रहण अवैध था और यह ममता बनर्जी की बड़ी जीतों में से एक शामिल थी। जब पश्चिम बंगाल सरकार ने पूर्व मिदनापुर नंदीग्राम से एक रासायनिक केंद्र की स्थापना करना चाह रही थी, तो तमलुक के सांसद लक्ष्मण सेठी की अध्यक्षता में हल्दिया विकास बोर्ड ने उस क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के लिए एक नोटिस जारी किया था। तृणमूल कांग्रेस इसका विरोध करती है। मुख्यमंत्री के नोटिस को रद्द करने की घोषणा की गई थी और किसानों ने 6 महीने की नाकेबंदी हटाने के लिए 14 मार्च 2007 को पुलिस के द्वारा की गई गोलीबारी में 14 लोगों को मारे जाने थे। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस की सरकार के खिलाफ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया और इसके बाद कई लोगों को संघर्ष में विस्थापित हुए थे। नंदीग्राम में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा की गई हिंसा का समर्थन करते हुए बुद्धदेव भट्टाचार्य ने कहा था कि उन्हें एक ही सिक्के में वापस भुगतान किया गया और ऐसा कहकर के ममता बनर्जी की सरकार का विरोध किया गया था। ममता बनर्जी की अगर राजनीतिक आंकड़ों की बात करें तो साल 2019 में ममता बनर्जी का दल यानी कि तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनकर उभरा। जब 42 सीटों पर हुए चुनाव में ममता बनर्जी ने सबसे बड़े दल के रूप में 22 सीटों पर जीत हासिल की थी। ममता बनर्जी पेंटिंग बनाने के भी बहुत शौकीन है और वह अपने खाली समय में पेंटिंग बनाया करती थी। साल 2012 में उनकी एक पेंटिंग फ्लावर पावर को न्यूयॉर्क में हुए एक कार्यक्रम के दौरान 2500 मूल्य के साथ नीलामी की गई थी और 5 बोलियों के बाद इसकी कीमत $3000 हो गई थी और आखिरकार इसे $3000 में बेचा गया। ममता बनर्जी साल 2021 के पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान नंदीग्राम सीट से भाजपा के शुवेंदु अधिकारी से 1763 वोटों से हार गई थी, लेकिन उनकी पार्टी को मिली बहुमत और ममता बनर्जी ने 5 मई 2021 को लगातार तीसरी बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। ममता बनर्जी की जिंदगी के कई सारे ऐसे किस्से हैं जहां पर एक उनके ऊपर लगातार आरोप लगे
कि वे कई बार उन्होंने देश से पलायन कर गए रोहिंग्याओं को अपना समर्थन देने के लिए अपने सरकार का गलत दुरुपयोग किया। ऐसे तमाम तरह के आरोप है, लेकिन इसके ऊपर किसी भी तरह की पुष्टि नहीं हो पाई है। कई मामले ऐसे भी हैं जिसको लेकर लगातार उनके विपक्षी दल उनको घेराव करते रहते हैं, पर अब भी ममता बनर्जी के नामों की जब चर्चा होती है तो एक ऐसे नेता की छवि उभरती है जो सच में जुझारू, संघर्षशील और कभी भी किसी के सामने नहीं झुकने वाला नेता होता है। कुल मिलाकर के महिला आंदोलन की बात करें या महिला सशक्तिकरण की बात करें, ममता बनर्जी का नाम अपने आप में एक आइकॉन है जो कि महिलाओं के सम्मान और महिलाओं की शीर्ष नेतृत्व का प्रतीक बनता जा रहा है। और आज के सबसे प्रमुख और सबसे ताकतवर भारत की प्रमुख नेताओं में से एक नाम है ममता बनर्जी का। तभी शायद सुब्रमण्यम स्वामी ने उन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए अगला सबसे प्रमुख दावेदार बताया है। यही एक कारण है कि आज उनकी राजनीतिक साख विपक्ष के नेताओं में सबसे ऊंची और सबसे बड़ी मानी जाती है, जो कि जमीन से जुड़े होने के नाते लगातार जनता के बीच में अपनी स्वीकार्यता को काबिज करती हैं। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में ममता बनर्जी के जीवनी के ऊपर इतना ही। अन्य किसी कार्यक्रम में फिर मिलेंगे किसी दूसरे व्यक्ति, हस्ती, घटना या किसी विशेष कहानी के साथ। आज के लिए इतना ही। अन्य हमारी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जाहिर तौर पर ममता बनर्जी के जीवन में एक के बाद एक संघर्ष आते रहे और उन संघर्षों पर ही लगातार अपने आप को खरा साबित करके ही ममता बनर्जी आज इस मुकाम पर पहुंची हुई हैं। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि ममता बनर्जी ने जिन परिस्थितियों में अपनी जिंदगी और अपने राजनीतिक करियर को उठाने की कोशिश की है, सामान्यतः ऐसा पुरुषों के पुरुषार्थ में भी नहीं देखा जाता है। तभी शायद ममता बनर्जी आज इस मुकाम पर पहुंची हैं। वे सीधे तौर पर विपक्ष में होते हुए भी प्रधानमंत्री मोदी को सीधे टक्कर दे देती हैं। यही एक कारण है कि उन्हें लगातार प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में जाना जाता रहा है। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। देश और दुनिया की अन्य खबरों और अन्य कहानियों जो कि राजनीतिक, काल्पनिक और घटनाओं से संबंधित होती हैं, जो कि सीधा सीधा आपके ऊपर सरोकार रखती है, ऐसी घटनाएं लेकर आपसे मिलते रहेंगे। ऐसी कहानियां लेकर, ऐसी राजनीतिक टिप्पणियां और प्रसंग लेकर आपसे जुड़ते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारे चैनल को।